देखिएगा दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उत्सर्जन तंत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले में। ठीक है, देखिएगा इस वीडियो में आपको उत्सर्जन तंत्र को इतनी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आपको कहीं पर भी कोचिंग या फिर अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिला होगा। ठीक है, और आप जानते होंगे कि ये कितना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उससे भी अच्छी तरीके से हम आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, जो उत्सर्जन तंत्र है ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि ये नया टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग ये समझ जाओ कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी जान जाओ कि ये क्वेश्चन आपको एक तो 7 नंबर में पूछ सकता है और एक 4 नंबर में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे दो प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 7 मार्क्स में तो दीर्घ उत्तरीय आएगा, 4 मार्क्स में लघु उत्तरीय में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना छोटे नंबरों में नहीं आता है। अगर डायग्राम पूछा जाएगा तो 4 नंबर में आएगा, डायग्राम अगर पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स में आएगा, समझ रहे हो ना। अब अगर इसका सचित्र वर्णन पूछेगा तो फिर वो 7 मार्क्स में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो हम आपको मानव उत्सर्जन तंत्र बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। एक तो हम इसकी जो डेफिनीशन है वो जो मैंने बनाई है वो मैं आपको बताऊंगा और एक एनसीईआरटी की डेफिनीशन बताऊंगा। ठीक है, और आपको इस प्रकार से मैं समझाऊंगा कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिएगा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि मानव उत्सर्जन तंत्र की डेफिनीशन क्या होती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मानव उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले उन सभी अंगों को बताऊंगा जो मानव उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। फिर यह बताऊंगा कि मानव उत्सर्जन तंत्र में होता क्या है। देखिएगा स्टूडेंट्स, मानव उत्सर्जन तंत्र में होता है कि जो शरीर में जितने भी आपके अपच पदार्थ रह जाते हैं, वृज्य पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, वह हमारे कहलाते हैं क्या, उत्सर्जी अंग। और उत्सर्जी अंगों का जब शरीर से बाहर निकलना होता है तो वह उत्सर्जन कहलाता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारे उत्सर्जी अंग होते हैं वो किसमें निकलते हैं। आपके सबसे पहले तो आपके टॉयलेट से निकलते हैं। टॉयलेट में यूरिया पाई जाती है तो वह एक प्रकार का उत्सर्जी अंग हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया। ठीक है, तो यूरिया में काफ़ी ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं जिसके साथ निकलते हैं। ठीक है, तो टॉयलेट बाहर निकल जाती है तो वह क्रिया आपकी उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो उसमें आपके कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, यूरिया निकलती है सबसे पहले तो आपकी यूरिया। ठीक है, फिर यूरिक अम्ल निकलता है बाहर जो हमारे टॉयलेट के साथ बाहर निकल के जाता है। ठीक है, यूरिक अम्ल। देखिएगा दोस्तों, ये हमारे कुछ निकल के जाते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल और कुछ समस्त लवण या अमोनिया भी पाई जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो आपके उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम आपको इसकी डेफिनीशन बताएंगे, किसकी, उत्सर्जन की डेफिनीशन। ये डेफिनीशन क्या कहती है, देखिएगा डेफिनीशन कहती है, बहुत ही अच्छी डेफिनीशन है, आपको समझ में आ जाएगी एक ही बार में। देखिएगा दोस्तों, डेफिनीशन है कि शरीर, ठीक है, शरीर से बाहर निकलने वाले यानी कि शरीर से बाहर निकलने वाले वृज्य पदार्थ, यानी कि वृज्य पदार्थ ऐसे पदार्थ जो बिल्कुल अपशिष्ट हो यानी कि बिल्कुल बेकार पदार्थ, उनका हमें कोई भी उपयोग ना हो, ऐसे पदार्थ वृज्य पदार्थ कहलाते हैं। तो शरीर से बाहर निकलने वाले वृज्य पदार्थ या फिर अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, ठीक है, समझ रहे हो ना, और ये तीनों ही आपके टॉयलेट के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो यूरिया, यूरिक अम्ल, लेकिन खास तौर पर हम लोग यूरिया को ज़्यादा जानते हो। ठीक है, यूरिक अम्ल और अमोनिया को नहीं जानते हो। ठीक है, तो ये हमारे वृज्य पदार्थ हैं जो कि टॉयलेट के साथ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यूरिया, यूरिक अम्ल व अमोनिया ही उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग या फिर उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। वह उत्सर्जी अंगों का यानी कि इन उत्सर्जी अंगों का शरीर से बाहर निकलना ही मेरे प्यारे बच्चों उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, देखिएगा बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आपको एक बार फिर से मैं पढ़ के बता देता हूँ कि शरीर से बाहर निकलने वाले वृज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल व अमोनिया ही उत्सर्जी अंग या उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। वह उत्सर्जी अंगों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी एक डिफिनीशन जो कि मेरे द्वारा बनाई गई है वो आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो उत्सर्जन को आपको समझ में आ गया होगा। उत्सर्जन क्या है कि शरीर से वह सभी पदार्थ जिनका हमें कोई लाभ नहीं होता है, वह किसी भी प्रकार से शरीर से बाहर निकल जाए, बस वह उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिएगा तो ये आपका उत्सर्जन क्लियर हो गया। अब आपकी एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या कहती है इसको देख लेते हैं, एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो एनसीईआरटी डेफिनेशन कहती है वह जैव प्रक्रम यानी कि जैव प्रक्रम जीवन की वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक पदार्थ यानी कि हानिकारक वृज्य पदार्थों का
शरीर से निष्कासन होता है, यानी कि शरीर से बाहर निकलते हैं, तो वह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इसमें आपका कुछ भी घुमा फिरा के नहीं दिया गया, सीधा कह दिया गया है कि वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक वर्ज्य पदार्थ का शरीर से निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाती है, या फिर उत्सर्जन कहते हैं उसे। तो ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हो ईजिली, 1-2 बार में याद हो जाएगी। फिर भी नहीं याद होती है तो 1 से 2 बार वीडियो देखो, उसमें याद हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बस एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, फिर आपको सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मानव में उत्सर्जन, जो कि हमको इसमें पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है कि उत्सर्जन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उत्सर्जन के सचित्र वर्णन में आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। ठीक है, फिर इसमें आपको मानव उत्सर्जन तंत्र के प्रत्येक भाग को बताना होगा। ठीक है, एक एक अलग अलग भाग को, जिसका महत्वपूर्ण भाग है मानव उत्सर्जन की क्रिया में। ठीक है, तो देखिएगा किसका महत्वपूर्ण भाग है। तो मानव उत्सर्जन में पहला टॉपिक आपका शुरू हो चुका है। तो मानव की उत्सर्जन क्रिया में देखिए कौन कौन से टॉपिक भाग लेते हैं आपके। तो मानव के उत्सर्जन में एक जोड़ी यानी कि एक जोड़ी कहने का मतलब 2 ठो, यानी कि 2, एक जोड़ी वृक्क, यानी वृक्क है वो 2 होंगे। ठीक है, एक जोड़ी वृक्क, वह एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, यानी कि मूत्रवाहिनियां भी 2 होंगी। ठीक है, एवं एक मूत्राशय, यहाँ पर केवल एक मूत्राशय है, ना कि एक जोड़ी, तो यहाँ पर एक होगा, सिर्फ और सिर्फ एक मूत्राशय होता है, तथा एक मूत्र मार्ग होता है। अगर हम लोग इसको बिल्कुल ईजिली तरीके से समझ रहे हो ना, ईजिली तरीके से, अगर हम लोग इसको ईजिली तरीके से समझें तो देखा जाए तो हमारा कुल मिला के क्या होता है, एक जोड़ी वृक्क, यानी कि 2 ठो वृक्क पाए जाते हैं, यानी कि 2 वृक्क पाए जाते हैं, और हमारी 2 मूत्र वाहिनियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, 2 मूत्र वाहिनियाँ। ठीक है, वाहिनियाँ, ठीक है, 2 मूत्र वाहिनी पाई जाती हैं, और एक मूत्राशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मूत्राशय। ठीक है, देखिएगा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना। और एक मूत्र मार्ग पाया जाता है, जिससे कि मूत्र हमारा बाहर निकलता है। तो कुल इतनी चीज़ें पाई जाती हैं हमारी उत्सर्जन की क्रिया में। तो अब इसी को हम एक एक करके समझेंगे। 2 वृक्क पाए जाते हैं, 2 मूत्रवाहिनियाँ पाई जाती हैं, और एक मूत्राशय पाया जाता है, और एक मूत्र मार्ग पाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। एक एक करके जल्दी से हम आपको क्लियर करते हैं। अब हम आपको इसका डायग्राम बताएंगे कि कहाँ मूत्रवाहिनियाँ होती, कहाँ वृक्क होता है, कहाँ मूत्राशय होता है, कहाँ पर मूत्र मार्ग होता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है, ये आपका मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना है। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना है। ठीक है, इसमें आपको एक एक टॉपिक, एक एक भाग मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो मैं आपको एक एक पार्ट बताऊंगा कि कौन कौन सा पार्ट है। ठीक है, आपको ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, और ये सब क्या है, और ये सब क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहना। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं जो ये हमारे कुछ इस प्रकार के कुछ बीजे के आकार की संरचना जो दिख रही है। ठीक है, ये दोनों एक ही आकृति है ना, जो ये दोनों एक ही आकृति हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रिया में 2 वृक्क, यानी कि एक जोड़ी वृक्क भाग लेते हैं। तो ये वृक्क, यानी कि जो सेम के बीच के आकार की जो संरचना दिख रही है, ये हमारी वृक्क है। ठीक है, जो सबसे पहले मानव उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क। और ये हमारा है दायां वृक्क। कौन सा वृक्क है, ये हमारा है दायां वृक्क। ठीक है, सॉरी, ये हमारा बायां वृक्क है। ठीक है, ये हमारा बायां वृक्क है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये हमारा कौन सा वृक्क है, बायां वृक्क। ठीक है, ये हमारा बायां वृक्क है, और ये हमारा जो है, ये हमारा है दायां वृक्क। ठीक है, तो ये हमारा है दायां वृक्क। ठीक है, तो वह एक जोड़ी मूत्र वाहिनियाँ, देखिएगा आप लोगों की जो ये नलिकाकार, जो ये नली के आकार की संरचना दिख रही है ना, तो यही है आपकी मूत्र वाहिनियाँ। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है, एक जोड़ी, यानी कि ये 2 संख्या है, यानी कि ये 2 हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मूत्र वाहिनियाँ। क्या कहेंगे, मूत्र वाहिनियाँ। ठीक है, मूत्र वाहिनी भी कह सकते हो, या फिर मूत्र वाहिनी। ठीक है, तो मूत्र वाहिनी मैं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग पाया जाता है। तो देख रहे हो जो ये आपका जो गोलाकार की जो संरचना दिख रही है इतनी। ठीक है, जो ये गोले आकार की संरचना दिख रही है। ठीक है, जहाँ से आपका मूत्र, देखिएगा जो मूत्र बनता है वो आपका वृक्क में बनता है। ठीक है, वृक्क में बना हुआ जितना भी मूत्र होता है वह आपका इन मूत्र वाहिनियों से होकर यहाँ पर आता है, यानी कि इस गोले के आकार की संरचना में आता है। हालांकि गोला नहीं है, ये कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये गोले आकार जो संरचना दिख रही है आपको, इसको हम लोग कहते हैं मूत्राशय। जहाँ पर आपका मूत्र आके
थोड़ी देर स्थित होता है, ठीक है, मूत्र आशय, इसे मूत्राशय बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो आपको ये संरचना दिख रही ना, जो ये लंबी लंबी से आकार की एक संरचना दिख रही, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग, जहाँ से मूत्र बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा मूत्र मार्ग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अगर समझे मानव उत्सर्जन तंत्र के मेन भागों को समझ चुके हैं जो कि हमें पढ़ने थे। इसके अतिरिक्त भी इसमें और कुछ भागों का नाम लिखना पड़ेगा ताकि ये और कलरफुल लगने लगे और अच्छा लगने लगे दिखने में, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो ये हमारी हरी हरी, ये जो हरी हरी लंबी लंबी आकृति दिख रही है ना, इसको हम लोग बोलेंगे महाधमनी, और ये हमारी महाधमनी है, ठीक है। महाधमनी हमेशा मोटी होती है महाशिरा से, और जो ये हमारी नीले कलर की है ये हमारी है महाशिरा। तो कह सकते हो जो ये मोटी मोटी है ये हमारी क्या है, ये हमारी है महाधमनी। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, ये हमारी क्या है, महाधमनी, ठीक है। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूंगा। और जो इसके बगल में होती है, जस्ट इसके बगल में, वो होती है महाशिरा, ठीक है, महाशिरा, ये हमारी क्या है, महाशिरा। अब देखिएगा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लगभग रेडी हो चुका है बनके, और इसमें कुछ और लिखना है। तो ये जो हमारी दिख रही है ये नली, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर जो महाधमनी से होते हुए जो नली वृक्क से जुड़ी हुई है, इसको हम लोग कहते हैं बायां वृक्क धमनी, यानी कि बाईं वृक्क धमनी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बाईं वृक्क धमनी, ठीक है। तो ये हमारी है बाईं वृक्क धमनी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाईं तरफ पाई जाती है, यानी राइट हैंड साइड पाई जाती है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पाई जाती है ये तो हमारी हो गई दाईं वृक्क धमनी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई दाईं वृक्क धमनी, क्या, दाईं वृक्क धमनी, ठीक है, वृक्क धमनी, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से आपके बाईं वृक्क धमनी और दाईं वृक्क धमनी को आपने दर्शा लिया, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि सिरा कौन सी होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी बाईं सिरा, ठीक है, ये होती है बाईं वृक्क सिरा, ठीक है। तो ये होती है आपकी बाईं वृक्क सिरा, ठीक है। सेम उसी प्रकार का प्रोसेस इसमें भी होगा, दाईं वृक्क सिरा, बाईं वृक्क सिरा, ठीक है। और ये जो हमारी नीली आकार की जो संरचना दिख रही है, जो सिरा से लेफ्ट हैंड साइड वृक्क से जुड़ी हुई है, यानी कि ये सिरा है, और सिरा की जो एक नली है लेफ्ट हैंड वाले वृक्क से जुड़ी होगी, इसको हम लोग बोल देंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे दाईं वृक्क सिरा, क्या बोलेंगे, दाईं वृक्क सिरा, ठीक है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, दाईं वृक्क सिरा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई दाईं वृक्क सिरा। तो इस प्रकार से हमारी पूरी स्ट्रक्चर मानव उत्सर्जन तंत्र की बनकर रेडी हो गई है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसी की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका मानव उत्सर्जन तंत्र की जो संरचना है बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। इसका डायग्राम विद इसके सभी पार्ट्स, ठीक है, जो कि मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, उन सभी को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है, आपके साथ आपको बता दिया है। जितने भी पार्ट्स मैंने बताए हैं सभी का अगर आप लोगों ने नाम लिख दिया, और बहुत ही इजी है इसको लर्न करना। मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था कि मानव की उत्सर्जन क्रिया में एक जोड़ी वृक्क भाग लेते हैं, ठीक है, वह एक मूत्रवाहिनियाँ, यानी कि एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग भाग लेता है, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो ये हमारे वृक्क हो गए, ठीक है, ये दायां वृक्क और ये बायां वृक्क हो गया, ठीक है, और ये मूत्रवाहिनी और ये बाईं मूत्रवाहिनी, ठीक है, और दोनों को ही मूत्रवाहिनी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा मूत्राशय है जहाँ पर मूत्र जाकर एकत्रित होता है, ठीक है। और ये भाग है हमारा, ये है हमारा मूत्र मार्ग, जहाँ से मूत्र जो होता है बाहर निकलता है, ठीक है, जहाँ से आपके अपशिष्ट पदार्थ यूरिया व यूरिक अम्ल बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको इसको बताया है, ठीक है। इसको आप लोग समझ में ना आए एक बार में तो दोबारा भी आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है, ईजिली। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम बताया, ठीक है। अब मैं आपको हम एक एक करके इन सभी की संरचना है, ठीक है, जैसे वृक्क, तो वृक्क किस प्रकार से आपको वृक्क के बारे में लिखना है इसको मैं बताऊंगा। इसके बाद आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग मूत्र वाहिनियों के बारे में लिखोगे, किस प्रकार से हम मूत्राशय के बारे में लिखोगे, किस प्रकार से हम मूत्र मार्ग के बारे में लिखोगे। तो इन सभी टॉपिक्स को मैं अलग से आपको बताऊँगा अभी
ताकि और अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए ये। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो आपकी संरचना है, ठीक है, इसी में आपको मैं लिख के लाया हूँ। इसमें आपको क्या क्या लिखना है, जैसे कि देखिएगा मूत्र वाहिनियों के बारे में मैंने लिख के लाया हूँ, और मूत्र वाहिनियाँ यानी कि वृक्क, मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, एक एक करके सभी टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मूत्र मार्ग को देख लेते हैं। ठीक है, मूत्र मार्ग, तो मूत्र मार्ग को नहीं, सबसे पहले हम लोग वृक्क को देखेंगे। ठीक है, वृक्क जो एक सेम के बीच के आकार की संरचना होती है, और ये 2 पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे वृक्काणु भी पाए जाते हैं, लगभग 10 लाख निस्पंदन एकक वृक्काणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो वृक्क देख लेते हैं, संरचना क्या कहती है। यह यानी कि यह सेम के बीज के आकार का, यानी कि ये सेम के बीज के आकार का एक अंग है, जो कि उदर में, यानी कि जो कि उदर में, यानी कि जो कि शरीर के बीच में, यानी कि शरीर के बीच में उदर में रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। ठीक है, यानी कि वृक्क जो होते हैं, वृक्क वो 2 होते हैं, और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, यानी कि समझने की कोशिश करना, जैसे कि आपके समझना है यहाँ पर, जैसे कि ये आपकी कोई रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है मान लीजिए। ठीक है, तो एक वृक्क इधर होगा और एक वृक्क इधर होगा, कुछ इस प्रकार से आपके जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से ये आपके जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ होंगे। ठीक है, तो वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह सेम के बीच के आकार का एक अंग है, जो कि उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। ठीक है, फिर देखिए लिखा हुआ है एक वृक्क में। ठीक है, एक वृक्क में लगभग 10 लाख, यानी कि लगभग 10 लाख, मैंने अभी आपको बताया लगभग 10 लाख वृक्काणु पाए जाते हैं। तो लगभग 10 लाख निस्पंदन एकक होते हैं। ठीक है, निस्पंदन एकक होते हैं, जिन्हें वृक्काणु कहते हैं, यानी जिन्हें वृक्काणु कहते हैं। ठीक है, और वृक्काणु जो होते हैं वे वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वृक्काणुओं को वृक्क की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो एक इस, अगर आप लोगों को वृक्क याद करना है इजिली लैंग्वेज में, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि वृक्क एक सेम की बीज के आकार की एक संरचना होती है। ठीक है, सेम की बीज के आकार की एक संरचना होती है, ये एक जोड़ी होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, और वृक्क में लगभग 10 लाख निस्पंदन एकक पाए जाते हैं, जिन्हें हम वृक्काणु कहते हैं, और जो वृक्काणु होते हैं वह वृक्क के क्रियात्मक इकाई भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजी तरीके से आपका वृक्क टॉपिक एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको मानव उत्सर्जन तंत्र में, सबसे पहले देखिएगा आपको मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना होगा मानव उत्सर्जन तंत्र की आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पर आपको इसकी ईजिली डेफिनेशन लिख देनी है, या फिर ये लिखो या फिर ये लिखो, कोई भी लिख सकते हो आप लोग, एनसीईआरटी लिखो या फिर जो मैंने बताई वो लिखो। इसके बाद आपको मानव में उत्सर्जन लिखना है इस प्रकार से, जिसमें आपको लिखना है मानव के उत्सर्जन में एक जोड़ा वृक्क और एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ, एक मूत्राशय व एक मूत्रमार्ग होता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डायग्राम इजीली बना देना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर आपको डायग्राम बनाने के बाद आपको फिर ये सब चीज़ें लिखनी है। ठीक है, वृक्क के बारे में लिखना है, मूत्रवाहिनियों के बारे में लिखना है, मूत्राशय के बारे में लिखना है, और मूत्र मार्ग के बारे में लिखना है। ठीक है, तो मैंने वृक्क के बारे में आपको बता चुका हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा मूत्रवाहिनियों के बारे में। ठीक है, देखिएगा मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, देखिएगा मूत्रवाहिनी क्या होता है। प्रत्येक वृक्क में, यानी कि जो वृक्क होते हैं 2, उन दोनों ही वृक्क में बनने वाला मूत्र, यानी जो दोनों वृक्क में बनने वाला जो मूत्र होता है जिन मूत्रवाहिनियों से, अब मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको फिगर से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार से, जैसे कि मैंने क्या बताया, जो 2 वृक्कों में बनने वाला मूत्र है, जैसे कि जो यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर जो मूत्र बनता है, यहाँ पर जो भी मूत्र बनता है, ठीक है, वह इन वाहिनियों से होकर आता है। ठीक है, ये इन वाहिनियों से होकर मूत्राशय में प्रवेश करता है। तो जिन वाहिनियों से होकर मूत्राशय में प्रवेश करता है उन्हें मूत्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो मूत्र होता है यहाँ मूत्राशय में जाता है, किन वाहिनियों से होकर, मूत्रवाहिनियों से होकर होते जाता है, तो उन्हें हम मूत्रवाहिनियाँ कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र जिन वाहिनियों से होकर मूत्राशय, कहाँ पर, मूत्राशय में जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। और जो वयस्कों में इसकी लंबाई जो होती है मूत्रवाहिनी की, वह होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो व्यास होता है वो होता है 3 से 4 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मूत्रवाहिनी टॉपिक भी इजीली क्लियर हो गया। ठीक है, जो मूत्रवाहिनी हमारा जो अंग है मानव उत्सर्जन की क्रिया में, वो भी हमारा इजीली
कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक दो चीज़ें क्लियर कर चुके हैं, वृक्क और मूत्र वाहिनी। अब हम लोग क्लियर करते हैं अपना थर्ड टॉपिक जो है हमारा मूत्राशय। ठीक है, देखिएगा मूत्राशय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारा यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मानव उत्सर्जन का। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि यह एक खोखला यानी कि यह खोखला एवं लचीला अंग है, तभी ना इसमें मूत्राशय जाकर एकत्रित होता है, जब खोखला और लचीला होगा। तो यह एक खोखला एवं लचीला अंग है जिसका कार्य मूत्र का भंडारण करना होता है, यानी कि मूत्र को एकत्रित करके रखना होता है। ठीक है, मूत्र को भंडारण करना यानी कि मूत्र को एकत्रित कर कर एक जगह पर रखना होता है। ठीक है, तो इजीली आप लोग इसको याद कर सकते हो कि यह एक खोखला लचीला अंग है जिसका कार्य मूत्र का भंडारण करना होता है। अब देखिएगा लास्ट जो हमारा टॉपिक बचता है वो हमारा है मूत्र मार्ग। ठीक है, तो क्या टॉपिक है हमारा मूत्र मार्ग, लास्ट टॉपिक है जो हमारा यानी कि लास्ट है जो हमारा जिसमें उत्सर्जी अंगों में उत्सर्जन की क्रिया में जो भाग लेते हैं अंग, उसका ये यानी कि जो भाग लेते हैं पार्ट, उसका ये लास्ट है भाग है। ठीक है, लास्ट पार्ट है, तो जिसका नाम है मूत्र मार्ग। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, एक जोड़ी मूत्र वाहिनियाँ पाई जाती हैं और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लास्ट पार्ट बच जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि वह नलिका यानी कि वह नलिका जिससे मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये लाइन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझनी होगी। ठीक है, और देखिएगा जो इसकी लंबाई होती है देखिएगा जो इसकी लंबाई होती है महिलाओं में वह होती है कितनी 4 सेंटीमीटर, वहीं अगर पुरुषों की बात की जाए तो उनकी होती है लगभग 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा मूत्र मार्ग टॉपिक भी क्लियर हो गया। वह नलिका जिसे मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे मूत्र मार्ग कहते हैं, और जो इसकी लंबाई महिलाओं में होती है 4 सेंटीमीटर होती है और पुरुषों में 20 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मूत्रमार्ग, मूत्राशय और मूत्रवाहिनियाँ और बात करें तो हम लोगों ने एक एक करके वृक्क सभी टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया। ठीक है, तो अब हम लोग क्लियर करेंगे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, क्या हम लोग क्लियर करेंगे, अब हम लोग क्लियर करेंगे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, जैसे कि मूत्र बाहर निकलता है तो वह प्रक्रिया हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखिएगा ये लास्ट टॉपिक है जो हमारा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें देखिए निस्पंदन, पहला ही टॉपिक आपका निस्पंदन है। ठीक है, तो निस्पंदन में आपको क्या लिखना होगा कि नाइट्रोजनी व्रज पदार्थ यानी कि नाइट्रोजनी व्रज पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल और वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। यानी कि जो नाइट्रोजन युक्त व्रज पदार्थ होते हैं यूरिया व यूरिक अम्ल, इनको वृक्क में ही रुधिर से अलग कर लिया जाता है। यानी कि जैसे ही ये वृक्क में यानी पहुँचते हैं आपके तो रुधिर के साथ जैसे ही मिलते हैं तो इन पदार्थों को रुधिर से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, फिर जो यही क्रिया आपकी निस्पंदन कहलाती है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया निस्पंदन कि नाइट्रोजनी व्रज पदार्थ जैसे यूरिया व यूरिक अम्ल को वृक्क में रुधिर से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है कि चयनित पुनर्अवशोषण यानी कि चयनित पुनर्अवशोषण। ठीक है, चयनित पुनर्अवशोषण इसमें क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि प्रारंभिक यानी कि प्रथम जो आपका निस्पंदन हुआ था, प्रथम निस्पंदन, ये जो निस्पंदन है इसको प्रथम निस्पंदन कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्रारंभिक निस्पंदन यानी कि प्रथम निस्पंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं, प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र वृक्काणु में आगे प्रवाहित होता है, जैसे जैसे जो मूत्र होता है वृक्काणु में यानी कि वृक्क में यानी वृक्क जो होते हैं वृक्क उसमें वृक्काणु पाए जाते हैं, तो वृक्काणु में आगे प्रवाहित होता है इन पदार्थों का पुनर्अवशोषण हो जाता है, यानी कि ये पदार्थ भी वृक्क से अलग कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉइंट चयनित पुनर्अवशोषण क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक श्रावण बचता है और ये टॉपिक फिर मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र पूरा क्लियर हो जाएगा और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के साथ पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक श्रावण, श्रावण में क्या होता है देखिएगा, श्रावण में जब मूत्र नलिकाकार भाग से यानी कि जो मूत्र होता है जो नलिकाकार भाग से आगे प्रवाहित होता है। ठीक है, नलिकाकार अब खोखले जो नहीं होती खोखला, ठीक है, वो इस प्रकार की जो नहीं संरचना थी, इस प्रकार की कुछ इस प्रकार की, तो जो ये खोखली संरचना थी उसे कहते हैं हम लोग नलिकाकार। तो जब नलिकाकार भाग से आगे प्रवाहित होता है तो रुधिर कुछ कोशिकाओं
अपशिष्ट पदार्थों को सक्रिय रूप से मूत्र में स्रावित कर देती हैं। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब मूत्र नलिकाकार भाग से आगे प्रवाहित होता है तो रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं कुछ अपशिष्ट पदार्थों को सक्रिय रूप से मूत्र में मिला देती हैं, ठीक है। और वह पदार्थ कौन कौन से होते हैं जिन्हें सक्रिय रूप से मिलाया जाता है? वह यूरिया होती है, यूरिक अम्ल होता है, और क्या होता है, क्रिएटिनिन होता है। और फिर ये सभी पदार्थ मूत्र के साथ मिलकर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। तो आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।